नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा यूपी पुलिस के लिए महारथी बैच चला हुआ था और उसी महारथी बैच के अंतर्गत हमने सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान चलाया हुआ था। तो बच्चों, हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे और भारतीय संविधान के अध्ययन में हम कई सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे, जिसमें यदि बात करें तो हमने भारतीय संविधान का जो निर्माण है, पूरा का पूरा भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद यदि बच्चों बात की जाए तो हमारे जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको भी हमने पढ़ लिया था। इसी के साथ बच्चों बात की जाए जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमने उसको भी पढ़ लिया था। तो देखा जाए तो लगभग हमारे 3 टॉपिक कवर अप हो चुके, जिसमें हमारा भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसी के साथ बच्चों यदि आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, यह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो संविधान है इसे हम करेक्ट कर देंगे, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है बच्चों। तो जो अनुसूची है उन्हें इंग्लिश में हम शेड्यूल बोल देते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। तो हम बात करेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी अनुसूची है और कौन कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई, पहले से कौन कौन सी अनुसूची जो थी वो विद्यमान थी। तो आइए बच्चों आज अनुसूची के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों यदि अनुसूची की बात की जाए तो जो ओरिजिनल संविधान था, जो मूल संविधान था बच्चों, हम मूल संविधान उस संविधान को कहेंगे जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यदि कोई चीज संविधान में 26 जनवरी 1950 को थी तो वो चीज मूल संविधान में मानी जाएगी, यानी वो चीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। यदि कोई चीज 26 जनवरी 1950 को नहीं थी तो वो चीज मूल संविधान में नहीं थी। तो अगर अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची मूल संविधान में तो थी। तो अब हम ये बात करेंगे कि मूल संविधान में कितनी थी। तो अगर बच्चों मूल संविधान की बात की जाए तो बच्चों मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी बच्चों वो 8 थी। यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। और वर्तमान के संदर्भ में बात की जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बच्चों कितनी है? तो 12 है। यानी कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई आपकी भारतीय संविधान में। 4 अनुसूची, 4 शेड्यूल्स बाद में जोड़े गए। तो उस पॉइंट को हम लिखते हैं और उसके बाद फिर अपने अनुसूचियों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो बनेगा बच्चों, हमारा पहला पॉइंट होगा मूल संविधान, मूल संविधान में अनुसूचियों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो बच्चों जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान है, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी बच्चों? तो अनुसूचियों की संख्या हमारी 8 थी। और यदि वर्तमान के संदर्भ में भी बात की जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है बच्चों? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है बच्चों वो 12 है। यानी कि हमारी 4 नई अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो हम लिखते हैं बच्चों वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। यानी कि जो हमारा मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियों की संख्या बच्चों कितनी थी? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों अनुसूचियों की हमारी जो संख्या थी वो बच्चों कितनी थी? 8 थी।
और अगर बच्चों फिलहाल बात की जाए तो फिलहाल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या बच्चों कितनी है, तो भैया वो होगी हमारी अनुसूचियों की संख्या 12 होगी, यानी कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। और वो 4 अनुसूची बाद में भारतीय संविधान में कौन कौन सी जोड़ी गई तो उनकी हम आगे बात करेंगे। तो अब हम क्रम से अनुसूचियों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी पहली अनुसूची, तो बच्चों हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची की, फर्स्ट शेड्यूल की, प्रथम अनुसूची हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। अगर बच्चों हम प्रथम अनुसूची की बात करें कि प्रथम अनुसूची में आखिर क्या चीज है, तो अगर प्रथम अनुसूची की बात की जाए बच्चों तो प्रथम अनुसूची में मिलेगा हमें राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनकी सीमाएं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों का नाम, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनकी सीमाएं, नाम व उनकी सीमाएं, नाम व उनकी सीमाएं, नाम व उनकी सीमाएं। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो पहले शेड्यूल में हमने क्या लिखवाया, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनकी सीमाएं, व उनकी सीमाएं कि अब दिमाग में आएगा जी जो फर्स्ट शेड्यूल हमने लिखवाया इसमें आखिर क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, किस चीज की चर्चा हो रही है। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो हमने लिखवाया है राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनकी सीमाएं। बच्चों अगर फिलहाल आज के संदर्भ में बात की जाए तो आज के संदर्भ में ये बताइए हमारे पास आज राज्यों की संख्या बच्चों कितनी है, 28 है। राज्यों की संख्या बच्चों हमारे पास कितनी है, 28 है। और इसी के साथ बच्चों हम बात करें संघ राज्य क्षेत्रों की, संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब है बच्चों यहां पे यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से। अगर हम यूटी की बात करें बच्चों, संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें बच्चों, तो हमारे पास संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या बच्चों कितनी है, 8 है। हमारे पास यूटी की संख्या बच्चों कितनी है, 8 है। तो आज भारत में जो 28 राज्य हैं वे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जानकारी बच्चों हमें लगती है पहली अनुसूची से, फर्स्ट शेड्यूल से। हमें बच्चों फर्स्ट शेड्यूल से पता लगता है कि हमारे पास कितने राज्य हैं और उन राज्यों के क्या क्या नाम हैं और उन राज्यों की सीमाएं कहां तक है, उन राज्यों की सीमाओं का विस्तार कहां तक है। इस सारी बातों की जो जानकारी बच्चों हमें पता लगती है वो पता लगती है प्रथम अनुसूची से, फर्स्ट शेड्यूल से। और याद रखना बच्चों जब भी राज्यों में, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा या किसी राज्य का नाम चेंज किया जाएगा तो याद रखना बच्चों अनिवार्य रूप से अनुसूची 1 में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था, संयुक्त प्रांत था। तो जब उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था तो जब बच्चों संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश किया गया बच्चों तो जाहिर सी बात है कि इस पहली अनुसूची में पहले क्या लिख रहा था, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत, तो बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, वहां पे लिख दिया गया उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार बच्चों उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का पहले नाम क्या था, उत्तरांचल। बाद में जब चेंज किया गया तो उत्तरांचल के स्थान पर पहली अनुसूची में क्या लिख दिया गया, तो पहली अनुसूची में बच्चों लिख दिया गया उत्तराखंड। तो आइए बच्चों चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा कि हमारी पहली अनुसूची से हमें यह पता लगता है कि भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने राज्य हैं और इसी के साथ भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और याद रखना जब भी राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा तो हमें अनुसूची 1 में अनिवार्य रूप से चेंजेस करने होंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, नोट डालकर लिखेंगे
राज्यों की संख्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यदि राज्यों की संख्या में या नाम में, यदि राज्यों की संख्या में या नाम में परिवर्तन किया जाता है, नाम में परिवर्तन किया जाता है, नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो अनुसूची प्रथम, अनुसूची प्रथम में अनिवार्य रूप से तो अनुसूची प्रथम में अनिवार्य रूप से संशोधन, अनिवार्य रूप से संशोधन करना होगा, अनिवार्य रूप से संशोधन करना होगा। तो बच्चों यहां पे जो मैंने नोट डाल के लिखा है, तो नोट में यह बात लिखवाई गई है, यदि किसी राज्य के नाम में या राज्यों की संख्याओं में, अगर राज्यों की संख्याओं में चेंजेस किया जाता है तो अनुसूची 1 में हमें अनिवार्य रूप से चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे अगर बात की जाए आज 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले बच्चों अगर बात करें तो आपने सुना होगा 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बाद में जब राज्यों की संख्या 29 से 28 हुई तो पहले यहां पे कितने राज्य लिखे हुए थे? 29। अब यहां पे कितने राज्य लिख दिए बच्चों? तो अब राज्यों की संख्या बच्चों कितनी लिख दी? तो राज्यों की संख्या बच्चों यहां पे लिख दी 28 लिख दी आपकी बच्चों। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, इसी के साथ बच्चों हम बात करें तो हमारी होगी अनुसूची यानी कि दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। तो हम यहां पे लिख देंगे बच्चों द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। अब बच्चों अगर द्वितीय अनुसूची की बात की जाए तो भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के विषय में बताया गया है अनुसूची 2 में। जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते जो हैं उनके विषय में जो बताया गया है वो अनुसूची 2 में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे लिखते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न पदों पर आसीन हैं, उनके जो वेतन और भत्तों का उल्लेख है वो आपका अनुसूची 2 में है बच्चों। यदि बात की जाए बच्चों, वो भारत का राष्ट्रपति हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो आपका, इसी प्रकार लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा का सभापति हो, राज्यसभा का उपसभापति हो बच्चों, राज्य जो विधान परिषद है, जो विधानमंडल है, राज्य विधानसभा है, विधान जो आपका परिषद है, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो, उन सभी के वेतन जो भत्ते हैं उनका उल्लेख भी अनुसूची 2 में है आपका। इसी के साथ बच्चों बात की जाए, सबके वेतन और भत्तों के विषय में जो बताया गया है वो अनुसूची 2 में बताया गया है। तो आपको प्रत्येक का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप बच्चों एक व्यक्ति का नाम याद रखिए, एक पदाधिकारी का नाम याद रखिए, और बच्चों उस पदाधिकारी का नाम है उपराष्ट्रपति, उस पदाधिकारी का नाम है उपराष्ट्रपति। बच्चों उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुसूची 2 के अंतर्गत नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए कोई भी वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते, यानी कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी प्रकार के वेतन और भत्ते उपलब्ध नहीं कराए जाते। उसे वेतन और भत्ते मिलते हैं राज्यसभा के सभापति होने के नाते। इसी वजह से यहां पर सभापति का तो वर्णन है परंतु उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। तो बच्चों हम यहां पे नोट डाल कर लिखते हैं
तो यहां पे एक नोट डाल लेंगे। नोट डाल के लिखेंगे अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति का, अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं। अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के, अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए किसी प्रकार के वेतन और भत्ते उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन और जो भत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा अनुसूची 1 में क्या होगा, हमारा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनकी सीमाएं, यानी एक प्रकार से हमारा जो देश है उसका क्या होगा, परिचय होगा। हमारे देश का परिचय होगा, यानी कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उनकी सीमाएं कहां कहां तक है। इस चीज का जो सारा वर्णन हो गया वो हमारा पहली अनुसूची में होगा। इसी के साथ बच्चों अगर दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में हमने कहा किस चीज का वर्णन है, वेतन और भत्तों का वर्णन है। और किसके वेतन भत्तों का वर्णन नहीं है तो वो है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं हम तीसरी अनुसूची की। अब बात करते हैं बच्चों हम थर्ड शेड्यूल की। तो अगर बच्चों हम तीसरी अनुसूची की बात करें, बच्चों तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो अगर तीसरी अनुसूची की बात की जाए बच्चों तो तीसरी अनुसूची जो है इसमें विभिन्न जो पदाधिकारी है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के विषय में बताया गया। जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के विषय में बताया गया है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं भारत के, ये लिख लेंगे इसमें विभिन्न पदाधिकारियों विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। इसमें भारत में बच्चों जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ है, उनकी शपथ का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के विषय में दिया गया है। तो अनुसूची 2 में क्या थे, वेतन और भत्ते, और अनुसूची 3 में बच्चों क्या होगी, शपथ होगी। इसी के साथ बच्चों अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो शपथ दी गई है, 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो वो 3 पदाधिकारी कौन कौन है, उन 3 पदाधिकारी के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अगर उन पदाधिकारियों की बात की जाए, अगर बच्चों उन पदाधिकारियों की बात की जाए, अगर बच्चों उन पदाधिकारियों की बात की जाए तो उसमें हम यहां पे लिखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ का वर्णन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का वर्णन इस अनुसूची में नहीं है। इस अनुसूची में नहीं है।
इस अनुसूची में नहीं है, इस अनुसूची में नहीं है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा उपराष्ट्रपति है और इसी के साथ बच्चों जो हमारा राज्यपाल है, इनकी जो शपथ का फॉर्मेट है वो अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों, तो अनुसूची 1 हमारी होगी संघ राज्य, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का नाम व उनकी सीमाएं। 2 में बच्चों होगी हमारी शपथ। और अनुसूची 3 की बात की जाए, सॉरी जो अनुसूची 2 है बच्चों, इसमें हो गए हमारे वेतन और भत्ते। और यदि अनुसूची 3 की बात की जाए बच्चों, तो अनुसूची 3 में हो गए बच्चों हमारी शपथ के विषय में। हमने देख लिया कि जो दूसरी अनुसूची थी उसमें हमारा जो उपराष्ट्रपति है, उस उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का जिक्र नहीं है। इसी के साथ बच्चों अगर बात की हमने, तो जो तीसरी अनुसूची है इसमें जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है, इसकी शपथ का जो उल्लेख है, इसकी शपथ का उल्लेख तीसरी जो अनुसूची है हमारी, तीसरी अनुसूची में नहीं। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना, ये हमारी 3 अनुसूची होगी। ये कितनी अनुसूची होगी हमारी? 3। जबकि हमने कहा था कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितनी है? 8, और वर्तमान में कितनी है? 12। तो 3 अनुसूची हमारी कंप्लीट होगी। अब बच्चों हम इससे आगे बढ़ते हैं। और अगली नेक्स्ट जो अनुसूची है, अनुसूची 4, उसके विषय, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि जो अनुसूची 4 है उसमें आखिर क्या है, कि अनुसूची 4 में क्या है। तो अगर बच्चों अनुसूची 4 की बात की जाए तो आपको पता होगा कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, हमारी संसद के 2 सदन हैं, हमारी संसद के 2 हाउस हैं, हमारी संसद के 2 सदन हैं। तो एक सदन है हमारा लोकसभा और बच्चों एक सदन है हमारा राज्यसभा। तो ये जो आपकी चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। यह बताया गया है कि किस राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। जैसे यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा की सीटें हैं, जो कि सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो इसी प्रकार बताया गया है कि किस राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम अनुसूची 4 लिखते हैं। हम अनुसूची 4 लिखते हैं। हम लिखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, अगर बच्चों चौथी अनुसूची की बात की जाए, अगर बच्चों चौथी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो हम यहां पे लिखते हैं बच्चों राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो आवंटन का मतलब होता है बच्चों बंटवारा, कि किस राज्य के पास राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो ये अनुसूची आपका 4 में दिया गया है। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें तो हमारी, अब हम बात करेंगे 5वीं अनुसूची की। हम बात करेंगे बच्चों 5th शेड्यूल की। तो अगर 5वीं अनुसूची की बात की जाए बच्चों तो हमारी होगी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची। तो अगर बच्चों हम 5वीं अनुसूची की बात करें, तो अगर बच्चों 5वीं अनुसूची की बात करें तो बच्चों इसमें बताया गया है जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो एरियाज हैं, उन एरियाज के प्रशासन के संदर्भ में बताया गया है। उनके जो एरियाज हैं, उनके जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में जो प्रशासन है वो उनकी लोक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। ठीक है, तो अगर अनुसूची 5 की बात की जाए तो उसमें हमारा अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में। तो हम यहां पे लिखते हैं अनुसूचित व जनजातियों, अनुसूचित
अनुसूचित व जनजातियों, अनुसूचित व जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूचित व जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के विषय में, नियंत्रण के विषय में, यानी बच्चों सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज है, जो हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनके नियंत्रण, उनके प्रशासन के विषय में बताया गया है। तो हमारा 5वीं अनुसूची में हो गया आपका अनुसूचित व जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के विषय में बच्चों। अब उसके बाद बच्चों अगर बात करते हैं हम छठी अनुसूची की, उसके बाद अगर बच्चों हम बात करते हैं छठी अनुसूची की, तो जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के अंतर्गत बच्चों 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके जनजातीय क्षेत्रों के विषय, जो इनका जनजातीय क्षेत्र होगा वहां पे कैसे प्रशासन चलेगा उसके विषय में बताया गया। तो हम सीधा शब्दों में लिख सकते हैं कि जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में 4 राज्यों का वर्णन है। बस आप बस सीधा इतना लिखोगे, इससे काम चल जाएगा कि जो अनुसूची 6 है उसमें 4 राज्यों का वर्णन है। उन 4 राज्यों के नाम याद रखिए बस। तो लिखते हैं हम छठी अनुसूची, तो हमारी होगी छठी अनुसूची। हम बात करेंगे छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची, तो अगर बच्चों हम छठी अनुसूची के विषय में बात करें तो छठी अनुसूची में बच्चों हम लिखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में। ठीक है बच्चों, तो इतनी लंबी चौड़ी बात लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखो कि भैया अनुसूची जो 6 है इसमें कितने राज्यों का उल्लेख है। तो अनुसूची 6 में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं AM और TM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो हमारी अनुसूची 6 है, तो अनुसूची 6 में कितने राज्यों का उल्लेख हो गया बच्चों? तो हो गया हमारे 4 राज्यों का उल्लेख, 4 राज्यों का उल्लेख। अब बात करते हैं बच्चों हमारी 7वीं अनुसूची की। अब बात करेंगे बच्चों हम 7वीं अनुसूची की। हम बात करेंगे बच्चों 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची की बात करेंगे। तो अगर बच्चों 7वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें बच्चों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बच्चों पावर्स का डिवीजन है, शक्तियों का बंटवारा है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है उनका डिवीजन है, शक्तियों का बंटवारा है। देखो बच्चों बात समझिए, जैसे आपका पुलिस है, तो ये बताइए पुलिस राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है? तो हमें पता है कि जो पुलिस है वो राज्य सरकार के अधीन है, जो सेना है वो केंद्र सरकार के अधीन है, जो रेलवे है वो केंद्र के अधीन है, जो रोडवेज है वो राज्य के अधीन है। इसी प्रकार बात करें तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर बच्चे बात की जाए, शिक्षा है, सड़क है, स्वास्थ्य है, जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यानी कि जो 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में पावर्स का डिवीजन है, शक्तियों का बंटवारा है, और वो शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से है। अब कैसी सूची है अब देखते हैं। देखिए 7वीं अनुसूची में हम लिखते हैं, तो 7वीं अनुसूची में हम लिखेंगे संघ व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच
शक्तियों का बंटवारा, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो भैया जो 7वीं अनुसूची होगी बच्चों, उसमें क्या होगा, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बीच में जो पावर है उसका डिवीजन बताया गया है, शक्तियों का बंटवारा बताया गया, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब बच्चों बात समझिए, ये जो बंटवारा है ना, ये बंटवारा 3 सूचियों में है, ये बंटवारा 3 लिस्ट में है, 3 लिस्ट दी गई है, 3 सूची दी गई है आपका अनुसूची 7 के अंतर्गत। तो हम यहां लिखते हैं, नोट डाल के लिखेंगे बच्चों, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में 3 सूचियां, अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं। अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं और उन्हीं 3 सूचियों के बीच जो पावर है, उन्हीं 3 सूचियों के बीच जो पावर्स है, पावर का डिवीजन है। तो आइए बच्चों हम ये देखते हैं कि जो 3 सूची है, 3 जो लिस्ट है, वे 3 लिस्ट कौन कौन सी है। तो बच्चों हम यहीं पे साइड में तीनों जो लिस्ट है उनका हम वर्णन कर देते हैं। तो अगर हम उन 3 लिस्ट की बात करें बच्चों, तो अगर बच्चों हम उन 3 लिस्ट की विषय में अगर हम बात करें, तो हमारी पहली होगी बच्चों संघ सूची, पहली होगी बच्चों हमारी संघ सूची, और दूसरी जो बच्चों होगी वो होगी हमारी राज्य सूची। पहली होगी संघ सूची और दूसरी होगी बच्चों हमारी राज्य सूची, और तीसरी जो होगी बच्चों वो होगी हमारी समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी हमारी बच्चों कौन सी होगी, समवर्ती सूची। तो ये जो हमारी 3 सूची है बच्चों, इनमें अलग अलग विषयों की संख्या है। अगर संघ सूची की बात की जाए बच्चों, तो संघ सूची में वर्तमान में जो विषय है उनकी संख्या है बच्चों 100। और बच्चों अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में उनकी संख्या थी 97। 3 विषय ऐसे थे जो बाद में बढ़ा दिए गए। इसी प्रकार राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में बच्चों वर्तमान में है 61 विषय, जबकि मूल जो संविधान था, मूल संविधान में राज्य सूची में आपके 66 विषय थे। इसी प्रकार बच्चों अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में 52 विषय है, जबकि मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में विषयों की जो संख्या थी बच्चों वो कितनी थी, 47 थी। विषयों की संख्या बच्चों कितनी थी, 47 थी। तो ये बच्चों फिलहाल वर्तमान में है, ये संख्या वर्तमान में है, और ये जो संख्या है ये मूल संविधान में थी। ये जो संख्या थी ये मूल संविधान में थी। यानी संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, आज 100। मूल संविधान में कितनी थी, 97। राज्य सूची में आज विषयों की संख्या कितनी है बच्चों, वो है 61। मूल संविधान में कितनी थी, 66। समवर्ती सूची में बच्चों आज विषयों की संख्या कितनी है, 52। मूल संविधान में कितनी थी, 47 थी। अब बच्चों यहां चीजों को समझिए, संघ सूची में जिन विषयों का उल्लेख है उन विषयों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, संघ सरकार के पास है। इसी प्रकार बच्चों राज्य सूची में जिन विषयों का उल्लेख है उन पे बच्चों कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और समवर्ती सूची में बच्चों जो विषय है इन पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। और यदि समवर्ती सूची में कोई विषय है और उस विषय पे सेंटर ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया और दोनों के कानून एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, विरोधाभासी कानून है, तो ऐसी परिस्थिति में जो मान्य कानून होगा बच्चों वो कानून मान्य किसका होगा, वो कानून जो मान्य होगा वो सेंटर का होगा, वो संघ का होगा। यानी समवर्ती सूची में जो सुप्रीम रहेगा बच्चों वो कौन रहेगा, संघ रहेगा आपका। ठीक है, तो हमारी 3 सूची होगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बच्चों। ठीक है बच्चों,
उसके बाद हम बात करते हैं अपनी 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची की। तो अगर बच्चों बात की जाए 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची की, तो बच्चों जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें हमारी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है, वो भाषाएं हैं इसमें। यानी हम सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि आपकी मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो यहां पे हम लिखेंगे मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो बच्चों अगर मूल संविधान की बात करें बच्चों, तो मूल संविधान में जो भाषा थी उनकी संख्या थी 14, और बाद में बच्चों 8 भाषा और जोड़ी गई। तो फिलहाल अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बच्चों कितनी होगी? 22 होगी, जबकि मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। तो अब जो 8 भाषाएं जोड़ी गई बच्चों, उन्हें अलग अलग समय पे जोड़ा गया। तो उसके लिए संविधान में कई सारे संशोधन करने पड़े, कई सारे अमेंडमेंट करने पड़े। तो आइए एक बार उन संशोधन के विषय में देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से संशोधन होंगे। तो अगर बात करें बच्चों, हमारा एक संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। ये हुआ था बच्चों 1967 में, और इसके द्वारा बच्चों जो भाषा जोड़ी गई थी संविधान में, वो जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई बच्चों? तो जो भाषा जोड़ी गई वो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। यानी कि 14 भाषाएं पहले थी, तो जो 15वीं भाषा के तौर पे जोड़ी गई बच्चों, वो कौन सी जोड़ी गई? आपकी सिंधी जोड़ी गई। इसी प्रकार बच्चों फिर एक संशोधन और किया गया, और वो जो संशोधन था हमारा वो था 71वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई बच्चों। एक थी हमारी मणिपुरी, एक थी बच्चों हमारी मणिपुरी, एक थी बच्चों हमारी कोंकणी, और एक भाषा जो जोड़ी गई बच्चों वो थी हमारी नेपाली। तो बच्चों यानी कि जो हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसी के साथ बच्चों एक संशोधन और हुआ, और वो हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 92वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 2003 में, और उसके द्वारा बच्चों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसके द्वारा बच्चों संविधान में 4 नई भाषा जोड़ी गई। तो उन 4 नई भाषाओं की बात करें तो एक भाषा थी हमारी बोडो, एक भाषा थी डोगरी, एक भाषा थी हमारी संथाली, और एक भाषा थी मैथिली। एक भाषा थी बच्चों हमारी मैथिली। यानी कि आपकी सिंधी एक बार जोड़ी गई, उसके बाद 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, और 4 भाषाएं आपकी एक साथ जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारी 8 भाषाएं थी आपकी जो बाद में जोड़ी गई बच्चों। तो मूल संविधान में हमारे पास 14 हो गई थी, 8 भाषाएं बच्चों हमने बाद में जोड़ दी। तो टोटल भाषाओं की संख्या फिलहाल जो होगी बच्चों वो कितनी होगी? हमारी 22 होगी। अब इसके बाद हमने कहा था बच्चों मूल संविधान में तो केवल कितनी अनुसूची थी? 8 थी। आज अनुसूचियों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 12 है। तो इसके बाद 9वीं अनुसूची भी है, 10वीं अनुसूची भी है, 11वीं अनुसूची भी है, 12वीं अनुसूची भी है। तो आइए अब उन्हें देख लेते हैं कि भैया 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, और 12वीं अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल को देखते हैं। तो अगर बच्चों हम 9वीं अनुसूची की बात करें, 9वीं अनुसूची की बात करें, अगर बच्चों हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो आपका बच्चों 9वीं अनुसूची में था भूमि सुधार
व जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन। तो आपका था भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन। आपका 9वीं अनुसूची में था भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन। अब बच्चों अगर बात की जाए कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन क्या है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन क्या है। बच्चों जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, तो अगर अंग्रेजों के समय बात की जाए तो हमारे देश में जमींदारी प्रथा काफी हद तक थी, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ तो मैटर ये था कि जमीनें केवल कुछ लोगों के पास थी, उन्हें जमींदार कहा जाता था, और बाकी लोग उनकी जमीन पर खेती करने वाले एक मजदूर की तरह थे। तो सरकार ने एक 9वीं अनुसूची जोड़ी, 9 शेड्यूल जोड़ा, और उसमें यह कहा कि हम भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन करेंगे, यानी कि जमींदारी की जो है उसे समाप्त करेंगे। और अगर जो किसान थे भी छोटे किसान थे, उनकी जो जोत थी, जोत का आकार जो था वो छोटा था। अगर किसी के पास 10 बीघे जमीन है तो 2 बीघे जमीन कहीं पे है, 2 बीघे कहीं पे है, 1 बीघे कहीं पे है। तो सरकार बाद में इसी के अंतर्गत आगे चल के सरकार एक कानून लेकर आई थी हदबंदी, और इसी के तहत लेकर आई थी चकबंदी। हदबंदी में तय किया गया था कि एक किसान के पास अधिकतम जमीन कितनी हो सकती है, एक हद तय कर दी गई थी। और इसी के साथ चकबंदी की बात की जाए बच्चों, तो इसमें जो एक किसान के खेत जगह जगह अलग अलग स्थान पर बिखरे हुए थे, उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया गया, ठीक है। तो आपका याद रखना कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें क्या था बच्चों, भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन। तो इसे जो जोड़ा गया बच्चों, इसे जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने पहले ही बताया था कि जो 9वीं अनुसूची है वो संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी। तो बात की जाए तो इसे जो जोड़ा गया बच्चों, इसे जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। यानी ये जो 9वीं अनुसूची जुड़ी, ये जुड़ी है बच्चों पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे 3 अनुसूची, 3 शेड्यूल और बच्चे। हमारी बच्चों 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में क्या है। तो आइए अब 10वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची के बच्चों, 10वीं अनुसूची को हम यहाँ साइड में ले लेते हैं, जो हमारी साइड में जगह है, तो यहाँ पे जो इसमें 10वीं अनुसूची को ले लेते हैं, रफ नहीं करते, साथ में यहीं पे जो है यहीं पे लिख देंगे 10वीं अनुसूची को। तो इधर हमने ये लाइन खींच ली और इसी में हम 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हमने हमारा बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो अगर बच्चों हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में था दल बदल, दल बदल के आधार पर संसद व दल बदल के आधार पर संसद व राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल के दल बदल के आधार पर संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य ठहराना, अयोग्य ठहराना। दल बदल के आधार पर संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य ठहराना। तो बच्चों जो हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके लिए भी हमें संविधान में जाहिर सी बात है संशोधन करना पड़ा। तो जो संविधान में संशोधन करना पड़ा बच्चों, तो हमें जो इसके लिए संशोधन करना पड़ा बच्चों, तो वो जो हमारा संशोधन था वो था बच्चों 52वां संविधान संशोधन 1985। ये हमारा अमेंडमेंट था
और इस अमेंडमेंट के द्वारा आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। अब बच्चों 10वीं अनुसूची में है क्या दल बदल के आधार पर, तो बच्चों इसमें दल बदल ये है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो चुनाव जीतता है ए पार्टी के टिकट पे, और चुनाव जीतने के बाद वो चला जाता है बी पार्टी में, एक लालच की वजह से या किसी भी वजह से। तो अगर वो चुनाव ए से जीतता है, चुनाव जीतने के बाद बी में चला जाता है, तो उसने क्या किया, दल बदल किया, तो उस पे दल बदल लागू होगा और इसी दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और उसकी जो सदस्यता है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर ए पार्टी है और ए पार्टी के पास 100 एमपी है और उन 100 एमपी का 2/3 एमपी एक साथ 100 एमपी का 2/3 एमपी एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, और एक साथ पार्टी छोड़ के ये तो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, ये किसी दूसरी पार्टी बी में चले जाते हैं या सी में चले जाते हैं, तो फिर बच्चों उन पे दल बदल लागू नहीं होगा। यानी कि अगर कम से कम 2/3 से ज्यादा सदस्य जाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर इससे कम सदस्य जाते हैं तो फिर बच्चों समस्या हो। ठीक है, तो हमारी 10वीं अनुसूची में दल बदल था। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। हमारी 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, तो अगर बच्चों हम 11वीं अनुसूची की बात करें, अगर बच्चों हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो हमारा जो 11वीं अनुसूची है बच्चों, 11वीं अनुसूची में वर्णन है ग्राम पंचायत का। जो हमारा ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की जो शक्तियां हैं, ग्राम पंचायत की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपकी दी गई है। तो हम यहां पे लिखते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की शक्तियां, ग्राम पंचायत की शक्तियां व जिम्मेदारियां, ग्राम पंचायत की शक्तियां व जिम्मेदारियां। ग्राम पंचायत की शक्तियां व जिम्मेदारियां, यानी इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और इसी के साथ बच्चों बात करें तो इसमें 29 विषय हैं। इसमें 29 विषय है बच्चों। 29 विषय का मतलब है ग्राम पंचायत के पास 29 पावर है, 29 सब्जेक्ट है जिनके ऊपर वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है। संघ के पास आपके, हमने कहा था संघ सूची में 100 विषय है, इसी प्रकार ग्राम पंचायत के पास बच्चों 29 विषय है, 29 पावर है। और अगर बच्चों बात करें कि जो हमारी 11वीं अनुसूची जुड़ी थी तो उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था बच्चों, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे नोट डाल के, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इसके लिए जो संशोधन किया गया बच्चों वो कौन सा था, 73वां संशोधन था। इसके बाद बच्चों लास्ट अनुसूची की बात की जाए तो वो होगी हमारी 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो बच्चों जो हमारी लास्ट अनुसूची होगी वो होगी बच्चों हमारी 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो बच्चों जो लास्ट अनुसूची होगी वो होगी हमारी 12वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायत है। तो जो हमारी 12वीं अनुसूची है बच्चों, हमारी 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के विषय में बताया गया है। तो जो नगर पालिका की पावर्स हैं, जो नगर पालिका के अधिकार हैं, जो नगर पालिका की जिम्मेदारियां हैं, उनके विषय में बताया गया है। तो मैं सीधा बस शॉर्ट में लिख रहा हूं आपका नगर पालिका, नगर पालिका। जो हमारी नगर पालिका है तो नगर पालिका का वर्णन किसमें है, 12वीं अनुसूची में है। और नगर पालिका के पास अगर विषयों की बात की जाए तो नगर पालिका के पास बच्चों 18 विषय हैं। नगर पालिका के पास बच्चों कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और इसी के साथ बच्चों बात की जाए तो इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन करना पड़ा बच्चों, तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा था बच्चों 74वां संविधान संशोधन, और वर्ष सेम वही था 1992। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं 74वां संविधान संशोधन 1992। तो 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई हमारी वो जोड़ी गई
74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो बच्चों ये हमारी लास्ट अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची। तो हमने कहा था बच्चों कि मूल संविधान में हमारे पास कितनी अनुसूची थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। यानी बाद में कितनी अनुसूची जोड़ी गई? 4 अनुसूची जोड़ी गई। कितनी अनुसूची जोड़ी गई बच्चों? 4 अनुसूची जोड़ी गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो बात समझो। अगर हम एक छोटा सा तरीका लेने याद करने का, तो मैं यहाँ पे साइड में कोशिश करूंगा आपको शुरुआत की कुछ अनुसूची याद कराने की। हमने कहा पहली अनुसूची है, हाँ जी पहली अनुसूची है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली अनुसूची में क्या है? हमारे देश का इंट्रोडक्शन ही तो है। अरे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसका नाम क्या है, किसकी सीमा क्या है, ये सब बच्चों कहां बताया गया है? ये अनुसूची 1 में ही तो बताया गया है। तो नहीं, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जी अनुसूची 1 में हमारा क्या है? हमारे देश का क्या है? परिचय है। हमारे देश का इंट्रोडक्शन है, हमारे देश का परिचय है। उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए तो हमारी कौन सी है? अनुसूची 2। तो हमने कहा था जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में क्या चीज है? अनुसूची 2 में क्या चीज है? अब प्रवासर एक बार, अनुसूची 2। अब बात करें हम अनुसूची 2 की, तो अनुसूची 2 में बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में क्या है बच्चों? हमने कहा था वेतन और भत्ते हैं। 2 में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। और इसी के साथ अनुसूची 3 की बात की जाए तो अनुसूची 3 में हमारा क्या है बच्चों? तो अनुसूची 3 में हमारा शपथ है। तो अब सिंपल सी चीज याद रखिए, 1 में देश का परिचय हो गया, 2 में बच्चों क्या है? वेतन और भत्ते हैं, 3 में बच्चों क्या है? शपथ है। अब देखिए याद रखिए, 1 में परिचय हो गया, 2 में वेतन और भत्ते होगा। अरे आप एक चीज याद रखो छोटी सी, आपका कोई पड़ोसी है, कितना भी अच्छा पड़ोसी हो, कितना भी अच्छा पड़ोसी हो, वो एक नई बाइक लाया और 2 दिन बाद एक वो नई कार ले आया, तो जो आसपास के लोग हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि इसके बाद तो पैसा आ रहा। कैसा पैसा आ रहा? 2 नंबर का आ रहा। यानी कि 2 नंबर से क्या आएगा? पैसा आएगा, और उसी पैसे से हम क्या देंगे? वेतन और भत्ते देंगे। सिंपल सी बात, 1 में परिचय, 2 में वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। और शपथ में कितने शब्दों का वर्णन है? 3 का है। तो 3 का जब वर्णन है तो शपथ किस में हो जाएगा? हमारा अनुसूची 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में परिचय, 2 में वेतन भत्ते, 3 में क्या हो गया? शपथ हो गया। हमने चौथी अनुसूची पढ़ाई थी, और चौथी अनुसूची में कहा था कि ये लिखी भी हुई है आपकी राज्यसभा सीटों का आवंटन, कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका वर्णन कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। तो याद रखना, आप गांव में कहीं पे देखा होगा आपने कि 4 लड़के जब खड़े हो जाए तो आसपास के लोग क्या करने लगे? नहीं तो काम नहीं है कुछ भी, क्या करते फिर रहे? तो सभा करते फिर रहे। तो याद रखियो, चौथी अनुसूची है 4, और जहां 4 लोग इकट्ठे होंगे वहां क्या होगी? सभा होगी। और कौन सी सभा है? राज्यसभा है। हमने बात करी 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजातियों के क्षेत्रों का विषय, जो अनुसूचित जनजाति है उनके क्षेत्रों के प्रशासन और उनके प्रशासन और नियंत्रण के संदर्भ में बात करी। तो अनुसूचित जाति जो है SC ST, तो कौन सी अनुसूची में है? 5 में है। तो 5 को भैया हम क्या लिख देते हैं? ऐसे भी तो लिख देते हैं। तो याद रखो, इससे क्या बन गया? हमारा SC ST बन गया। और अनुसूची 6 की बात की जाए तो 6 में हमारे कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। वो तो आपको पहले लिखवा दिया, AM TM। तो राज्यों की संख्या कितनी है भैया? अनुसूची 6 में तो कितनी है? 4। नहीं, 1 में हमारा हो गया परिचय, 2 नंबर से क्या आया? पैसा, वेतन भत्ते हो गया हमारे। 3 शपथ, शपथ में कितने शब्द है? 3। 4 लोग इकट्ठे हो गए, सभा, कौन सी सभा? राज्यसभा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। 5 SC ST है आपका, तो 5 से S बन गया आपका, SC ST हो गया। और अनुसूची 6 में कितने राज्य हैं? 4 है, AM TM। 7 की बात की जाए बच्चों तो 7 यानी क्या हो रहा? 7 पावर्स का क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है संघ और राज्यों के साथ साथ। 8 की बात करें तो भाषा है, 9 की बात करें तो भूमि है, 10 की बात करें तो दल बदल है, 11 की बात करें तो वो आपका ग्राम पंचायत है, और अनुसूची 12 की बात करें तो नगर पालिका है। महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों अनुसूची। अनुसूची से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, कोई सा भी एग्जाम हो तो अनुसूची से 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। तो उस वजह से 12 की 12 जो अनुसूची है वो 12 की 12 अनुसूची आपके कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।